नमस्ते, जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो एक बार आप सब बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बताओ जरा एक बार कमेंट करके मुझे कि भाई आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद यही करूंगा कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप लगे होंगे दिन रात एक कर देंगे अपनी मेहनत को, अपनी वर्दी के लिए, सक्सेस पाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि हाँ, सब लगे होंगे, मेहनत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने विषय के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग पढ़ने वाले तुगलक वंश को। और ये जो विषय होगा वो हमारा होने वाला हिस्ट्री। किसके लिए होगा आप सब जानते हैं, दिल्ली पुलिस 2025 के लिए हमने एक बैच चालू किया जिसको कहते हैं हम लोग संघर्ष बैच। क्या बैच कहते हैं? संघर्ष बैच। ये संघर्ष बैच ही आपको दर्शाएगा कि आपने इस वर्दी के लिए कितना संघर्ष किया है मेरे भाई। ओके, तो ये संघर्ष बैच ही आपके संघर्ष को दर्शाने वाला है। तो प्लीज फोकस से पढ़ना और कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। आपसे कह रहा हूं ये बात, आप सब याद रखना, आखिरी तक मेरे साथ रहेंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ओके, तो चलिए बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत करें। उससे पहले सभी बच्चे माँ सरस्वती का नाम लेके एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए आते हैं हम बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर, सामने देख लेंगे जरा। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, लिखना क्या होगा आपको? लिखना होगा दिल्ली पुलिस। क्या लिखना होगा? दिल्ली पुलिस। कौन सी पुलिस? आप बोलेंगे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस 2025। कौन सा बैच? आप बोलेंगे 2025 में हम लोग एक बैच के माध्यम से पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं संघर्ष बैच। ये जो बैच रहेगा मेरे भाई वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बैच होने वाला है। इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको जो कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट आपके पेपर या पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मिलेगा। और जहां आप पेड क्लास में पैसे देकर कंटेंट को लेते हैं वो वाला कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा इसका। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको रेगुलरिटी रखनी होगी, लगातार वीडियो को देखना होगा, लगातार चैनल से जुड़े रहना होगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये तो शर्त सबसे शर्त पर, ये सबसे ऊपर शर्त होगी ये वाली। ओके, तो आप लिख लेंगे दिल्ली पुलिस 2025 संघर्ष बैच। हमारा जो विषय है वो आप सब जानते हैं, हिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास। और इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के एक वंश को जिसका नाम है गुलाम नहीं, सॉरी, बोलेंगे तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए हैं आप मुझे बता सकते हैं क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया हम बता सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं। कितने वंश हुए मेरे भाई? आप बोलेंगे 5 वंश हुए हैं। 5 वंश में से हम लोगों ने 2 वंश को जो है कवर कर लिया, गुलाम वंश और खिलजी वंश। आज हम लोग जिस वंश के बारे में बात करने वाले वो वंश होगा आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश पहले मैं लिख दूं, एक बार बताऊंगा फिर मैं आपको। टॉपिक जो आपका होगा वो मेरे भाई क्या होगा? तुगलक वंश। तुगलक वंश। अगर मैं बात करूं भैया इस वंश की समय काल, तो ये जो वंश है ये सबसे अधिक समय तक चलने वाला वंश रहा है। कब से कब तक? आप बोलेंगे 1320 से लेकर 1414 तक। अब इस जो डेट है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कहीं कहीं आपने इसको देखा होगा कि भैया 1414 ना होकर 1412 दिया हुआ है। क्या बोलेंगे? इसका समय काल जो है वैसे तो 1414 कहा जाता है, जो रियलिटी है वो 1414 है, पर कई किताबों में आपने देखा होगा कि इसका समय काल जो 1412 दिखाया गया है। तो अब मैं बात करूं भैया क्या आपको मानना है? क्या 1412 मानना है कि 1414 मानना है? तो आप कहें भैया इसका जो समय काल सही माना जाएगा वो माना जाएगा 1414। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो आयोग है, आयोग ने इसी तारीख को सही माना है। इसी तारीख को क्या माना है? सही माना है तुगलक वंश का समय काल 1320 से लेके 1414 तक ईस्वी। ओके, तो ये मध्यकालीन इतिहास का भाग है तुगलक वंश। और तुगलक वंश किसके माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश को हम लोग कवर करते हैं। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब मैं इस वंश के बारे में बात करने वाला हूं। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करें कि इस वंश के संस्थापक। अगर मैं बात करता हूं किसी भी वंश की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होता है कि उस वंश का आखिरकार संस्थापक कौन है, किसने इस वंश की स्थापना करी है। तो आप कहेंगे भैया जो तुगलक वंश का जो संस्थापक रहा है वो रहा है गयासुद्दीन तुगलक। कौन रहा है? गयासुद्दीन तुगलक रहा है। ये किसको आया था? ये खिलजी वंश के शासक को मारकर गद्दी पर बैठा, फिर इसने एक अपने वंश की स्थापना करी जिसको कहते हैं तुगलक वंश। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहेंगे भैया इसको कहते हैं तुगलक वंश। क्लियर यहां तक? बोलेंगे यस, नो डाउट, आई एम क्लियर। ओके,
अब मैं बात करूं भैया, इस वंश में कुछ शासक जो ऐसे रहे हैं जिनके बारे में आप जानकर हंसेंगे भी और आश्चर्यचकित भी होंगे। क्या ऐसा भी हो सकता था? क्या ऐसा भी हुआ है? कुछ प्रश्न आपके दिमाग में ऐसे बनने वाले होंगे। अब इन प्रश्नों का सॉल्यूशन क्या होगा? प्रश्नों का सॉल्यूशन ये होगा कि आप लोग वीडियो को देखना और इन प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले होंगे, या और बाकी जो सॉल्यूशन रहेगा वो आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगे। तुगलक वंश जो बड़ा वंश है, इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि इससे प्रश्न जो है बनते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी सिंचाई प्रणाली की बात करूं, या मैं कृषि व्यवस्था की बात करूं, या मैं बात करूं इसकी कर व्यवस्था की, या मैं बात करूंगा कि ऐसा शासक रहा इस वंश में जिसने बहुत अच्छे कार्य किए पर उसके वो अच्छे कार्य बुरे कार्य में परिवर्तित हो गए। बोले तो उसके जो कार्य है वो असफल कार्य रहे हैं। कैसे कार्य रहे हैं? असफल कार्य रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कौन शासक है वो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा। उसने कुछ ऐसे कार्य किए जो थे तो सही, पर लोगों के लिए उस समय के लिए खतरनाक थे। वो सर्वव्यापी था। सर्वव्यापी मतलब सपने ज्यादा देखता था। सब स्वप्न व्यापी बोलोगे, स्वप्नशील था, सॉरी बोलोगे स्वप्नशील था, सपने अधिक देखा करता था। सारी बातें करेंगे उसके बारे में विस्तार से, सब कुछ बातें करेंगे भैया। उसको हम लोग रक्त पिपासु भी बोलते हैं, रक्त पिपासु क्यों बोलते हैं, सब कुछ बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास को। तो आप लिखेंगे भैया इस वंश के संस्थापक के बारे में। सबसे पहले हम लोग एक चीज जान लें कि ये जो वंश है ये दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय काल तक रहने वाला वंश है। सबसे ज्यादा इसने शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। तो बोलेंगे हाँ जी भैया दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो सबसे लंबा शासनकाल इसी वंश का है। आप कहेंगे सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा लंबा शासनकाल, शासनकाल या कह देंगे आप समयकाल। शासनकाल बोले या बोले समयकाल तो कोई दिक्कत नहीं है। सब समझते हैं कि भैया सबसे लंबा शासनकाल देख लो आप, 80 साल तो सीधे सीधे यहाँ हो गए, और 94 लगभग 94 ईयर्स। कितने ईयर्स से इस वंश ने शासन किया? लगभग 94 ईयर्स। ओके, इतने 94 वर्षों तक इसने शासन किया इस गद्दी पर। अब प्रश्न यह आएगा, कोई बच्चा कहेगा अच्छा भैया क्या एक शासक ने 94 वर्षों तक शासन किया? बोलेंगे नहीं, इसमें बहुत सारे शासन आते रहे, पर किस वंश से संबंध रखते थे? वो सारे तुगलक वंश से संबंध रखते थे जो व्यक्ति इसमें शासन करने के लिए आए हैं। क्लियर है भाई? बोलेंगे यस। अब यहां तक ये जान लिया आपने सबसे लंबा शासनकाल इस वंश का रहा। पेपर में प्रश्न क्या बनेगा? पेपर में प्रश्न बनेगा कि बताओ दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे अधिक शासन करने वाला वंश कौन सा रहा है? तो आप कहते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे अधिक शासनकाल जो किया है वो है तुगलक वंश। अब मैं आपसे पूछूं सबसे कम किस वंश का शासनकाल रहा है? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे कम किस वंश का शासनकाल रहा है? तो बोलेंगे भैया एक वंश है जिसका नाम है खिलजी वंश। ज्यादा समय काल नहीं है, 1290 से 1320 के मध्य में उसका समय काल है। लगभग 30 वर्ष का समय काल है, ज्यादा लंबा समय काल नहीं है। या आप और कोई वंश बता सकते हैं? बोलेंगे भैया नहीं यही है, यही है। तो चले शुरू करें इसकी बेहतरीन सी क्लास का। चलो आप सामने देखना मेरे भाई और लिखना शुरू करना। मैं बात करूंगा इस वंश के संस्थापक के बारे में। किसके बारे में? संस्थापक। संस्थापक मीन्स फाउंडर। क्या कहेंगे मेरे भाई? फाउंडर। फाउंडर कौन है इस वंश का? बोलेंगे भैया फाउंडर जो है वो है गयासुद्दीन तुगलक। क्या बोलेंगे मेरे भाई? मेरे बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक। कौन है मेरे भाई? गयासुद्दीन तुगलक। अब मैं बात करूंगा आपसे कि भैया गयासुद्दीन तुगलक का जो समय काल है वो क्या है। तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि भैया गयासुद्दीन तुगलक का ये समय काल है? बताएंगे एक बार भाई कि हाँ जी भैया गयासुद्दीन तुगलक का ये समय काल है। तो आप कहेंगे इसने जो शासन किया है वो 1300 क्या बोलेंगे 1320 से 1325 के मध्य में किया है या 26 किया है? बोले भैया 25 तक किया है। 1320 से 1325 लगभग 5 वर्ष ने शासन किया है। 5 वर्ष तक क्या रहा है? ये दिल्ली गद्दी पर रहा है। 1320 से 1325 ईस्वी तक इसने शासन किया है। बोलेंगे मेरे भाई हाँ जी भैया यहां तक कोई डाउट नहीं है, इट्स ऑल बेड क्लियर, ऑल इज क्लियर। अब हम लोग एक चीज जान लेते हैं। क्या चीज जानना होगा आपको? गयासुद्दीन तुगलक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स नहीं कहेंगे, समझे? वो वाली जीएसटी नहीं है, गुड एंड सर्विस टैक्स वाली जीएसटी नहीं कहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसकी बनाई है, जिसको हम लोग कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक जीएसटी, जिससे आपको आसानी से याद रहे कि भैया
जो है तुगलक वंश के अंदर महत्वपूर्ण शासक, जैसे बात करूं मैं गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है। ये दो जो है वो महत्वपूर्ण शासक होने वाले हैं। क्लियर, बोलेंगे यस। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे भैया, GST। सेम नाम है, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया ये क्या है, ये क्या है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न ये कि भैया गयासुद्दीन तुगलक जो है उसका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक बोले तो मूल नेम, असली नाम क्या था उसका? गयासुद्दीन तुगलक तो रखा गया नाम है, लोगों के द्वारा दिया गया नाम है। अगर मैं बात करूं उसका मूल नेम, असली नाम क्या था? जैसे आप में से बहुत बच्चे होंगे, उनका घर का नाम कुछ और होगा, डॉक्यूमेंट जो है स्कूल में जो है जहां आप काम करते हो, जो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो काम भी करते हैं, जहां आप काम करते हो वहां आपका नाम अलग होगा। मान लो घर में किसी को कुछ नाम से बुलाया जाता है और बाहर किसी को कुछ अलग नाम से बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट में आपका अलग नाम है, वैसे अलग नाम। इसी प्रकार से इसका मूल नाम क्या था और बुलाया किस नाम से जाता था? बुलाया किस नाम से जाता? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। अगर मैं बात करूं मूल नेम, तो मूल नेम मेरा भाई लिखना जरा, मूल नाम। मूल नाम आप कहेंगे तो भैया काजी मलिक। कौन सा? काजी मलिक इसका मूल नाम हो जाता है। गाजी मलिक कहेंगे, काजी मलिक कहेंगे भाई, तो बोलेंगे काजी मलिक जो है इसका मूल नाम है। कौन सा नाम है? काजी मलिक। कहेंगे आप इसको काजी मलिक भी देखेंगे, कहेंगे आपको गाजी मलिक भी मिलेगा, तो आप लोग दोनों लिख लीजिए, गाजी, गाजी मलिक। ओके, तो कहेंगे आप इसको देखेंगे भैया काजी मलिक या फिर आप कहेंगे गाजी मलिक, तो इसका ही ये नाम होने वाला है। क्लियर मेरे भाई? ओके, यहां तक क्लियर? बोलेंगे यस नो डाउट, यहां तक क्लियर हो गया। इसका मूल नाम हम लोग जान लिए क्या है, गाजी मलिक इसका मूल नाम है। ओके, अब मैं कुछ बात करूं भैया, इसने मंगोलों को कितनी बार पराजित किया? तो एक प्रश्न आता है भैया, जब ये भारत में था तो भारत में तो था, दिल्ली पे था, सही बात है। जब यहां पर आप सब जानते हैं कि मंगोल भी यहां पर आक्रमण करते थे। मंगोल जो चीन से ऊपर वाला साइड है, मंगोलिया वाला साइड है, वहां से मंगोल आते थे और भारत पर आक्रमण करते थे। तो इसने कितनी बार मंगोलों को पराजित किया? मंगोलों से कितनी बार इसका युद्ध हुआ है? तो आप बोलेंगे इसका जो 29 बार जो है मंगोलों से युद्ध हुआ है। कितनी बार? 29 टाइम्स। क्लियर? बोलेंगे यस नो डाउट। चलो चलो लिखेंगे जरा, आप लिखेंगे भैया इसने इसने मंगोलों, क्या बोलेंगे, मंगोलों को 29 बार, कितने? 29 बार पराजित किया है। 29 बार पराजित पराजित किया। कितनी बार मेरे भाई पराजित किया है? आप कहेंगे 29 बार जो है इसने मंगोलों को पराजित किया है। ओके, जब इसने मंगोलों को पराजित किया तो इसी कारण इसको एक उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? बोलेंगे भैया पराजित किया, और इसी इसी कारण, बोलेंगे इसी कारण, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहता है? क्या बोलेंगे? मालिक मलिक सॉरी मलिक उल, आप बोले मलिक उल गाजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसको ही मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई है मेरे भाई। कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बोलेंगे इसको मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर रहेंगे मेरे भाई? बोलेंगे भैया इसने मंगोलों को 29 बार पराजित किया, इस कारण इसे मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपसे बन सकता है, बताओ कि मलिक उल गाजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या कहोगे आप? तो बोलोगे भैया काजी मलिक। अब काजी मलिक कौन है भैया? काजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक ही काजी मलिक है। बोलते शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। समझ गए? अब तो क्लियर है ना? अब तो कोई डाउट नहीं है ना? देखिए शक्तिमान, जब हमारे जमाने में, तुम्हारे जमाने में आती थी ना, पुराने मतलब पुराने शक्तिमान, जो बच्चे शक्तिमान जमाने के होंगे, जिन्होंने शक्तिमान देखी होगी, तो बताओ गंगाधर ही क्या था? शक्तिमान था, शक्तिमान ही गंगाधर था। तो यहां तक किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए कि भैया गयासुद्दीन तुगलक ही काजी मलिक है और काजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक है। नो डाउट? बोलेंगे यस भैया, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं होने वाला है। अब मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूं, उन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, जो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपसे बात करूं भैया गयासुद्दीन तुगलक के कार्यों के बारे में।
तो गयासुद्दीन तुगलक के कार्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो आते हैं, लिस्टेड हम उनको करते हैं। उसमें से एक कार्य होगा जिसको हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, वो है क्या बोलेंगे, नहर का निर्माण। गयासुद्दीन तुगलक वो प्रथम शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। क्या बोलेंगे, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में वो प्रथम शासक है जिसने नहरों का निर्माण करवाया। आप बोलेंगे भैया हाँ, हाँ जी। तो गयासुद्दीन तुगलक ही वो शासक है जिसने नहरों का निर्माण करवाया है। तो भैया कार्य में लिखना जाना, आप लिखते जाना, जो जो मैं चीजें आपको बताऊं उन चीजों को जगह टिक मार्क करते जाना और इंपोर्टेंट लगाते जाना। पहला पॉइंट मैं आपको बोलने वाला हूं भैया, क्या बोलेंगे, नहरों का निर्माण। क्या करवाया मेरे भाई, आप बोलेंगे नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण। निर्माण सबसे पहले इसने करवाया, सबसे पहले, सबसे पहले, पहले कहे या प्रथम कहे, पहले। अब ये जो है नहरों का निर्माण इसने करवाया था, तो किसके लिए करवाया था भैया, क्यों नहरों का निर्माण करवाया, क्या इसको जरूरत पड़ी भैया नहरों का निर्माण करवाने की। तो सुनो, इसने नहरों का जो निर्माण करवाया था वो इसलिए करवाया था कि इसके इलाके में जो है एरिया जो था, दिल्ली सल्तनत में जो एरिया था, पहले तो गांव इलाका था। अभी जो दिल्ली आप देखते हो वो दिल्ली पहले तो थी नहीं ना, पहले आपको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो नहीं थी। जो राजा का महल था वो महत्वपूर्ण महल था, वो ऊंचा हो सकता था, पर बाकी मकान तो छोटे थे। बाकी इलाके क्या थे, खेती बाड़ी वाले इलाके थे, खेती हुआ करती थी, है ना, दिल्ली में सभी जानते हैं। अगर मैं बात करूं भैया, तो इसको सिंचाई के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। किसके लिए, नहरों की जो आवश्यकता है वो सिंचाई के लिए पड़ी। क्यों भैया, क्योंकि आप सब जानते हैं खेती जो है, खेती तक पानी नहीं पहुंच पाता था, खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता था। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि नहरें बनाओ, नहरें बनाओ, इतने नहरें बनाओ कि हर खेत पे पानी का प्रबंध हो सके। जब पानी का प्रबंध होगा तो खेत क्या होंगे, खेत अच्छी फसल देंगे, अच्छी फसल देंगे तो जो इलाका है, जो शहर है, जो दिल्ली सल्तनत है, उसका विकास होगा और राष्ट्रीय जो खजाना है वो बढ़ेगा। क्या होगा, राष्ट्रीय खजाना बढ़ेगा। तो इसने कुछ टैक्स भी बढ़ाए कि भैया अब आप खेती अच्छी कर रहे हो तो इसका कुछ परसेंटेज जो है आप राष्ट्र के खजाने में देंगे। किसमें देंगे, राष्ट्र के खजाने में देंगे। यहां पे देखो सामने, जरा सामने देखना, नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया भैया, इसने ही करवाया नहरों का निर्माण। मैंने आपसे पूछा था कि भैया किस लिए करवाया, तो बोले भैया सिंचाई के लिए। किसके लिए करवाया था मेरे भाई, सिंचाई के लिए, जिससे खेतों को पानी प्राप्त हो सके, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया था मेरे भाई। ओके, अब मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछूं। आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, क्या बोलेंगे, तुगलकाबाद। क्या नाम सुना होगा, तुगलकाबाद। और एक स्थान और सुना होगा, छप्पन कोट। क्या है, दो जगह का नाम। एक तो जगह जो महत्वपूर्ण है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद आपने सुना होगा। तो आप प्रश्न ये बनता है कि तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया, किसने उसका निर्माण करवाया, किसने बसाया। तो तुगलकाबाद एक नया शहर जो बसाया, वो किसने बसाया, बोले भैया गयासुद्दीन तुगलक ने। तो अब आपको देखना आसानी हो जाएगी, समझ सकते हो इस चीज को कि तुगलकाबाद किससे संबंध रखता है, तुगलक से। तुगलक में भी कौन, प्रथम शासक जो इसका संस्थापक रहा है। क्लियर यहां तक, बोले यस, नो डाउट, आई विल क्लियर। आपको क्लियर है, बोलेंगे हाँ जी भैया मुझे क्लियर है। यहां पे लिखना भैया तुगलकाबाद की स्थापना करी, नया शहर जो है बनाया, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद की स्थापना की। अब इसके साथ साथ में भैया एक चीज की और इसने स्थापना कर दी थी, वो कौन सी थी भैया, वो बोलेंगे भैया छप्पन कोट। छप्पन कोट की भी इसने स्थापना करी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, भैया छप्पन कोट की इसने स्थापना करी, तुगलकाबाद की इसने स्थापना करी। मैं आपसे प्रश्न ये पूछता हूं कि भैया किस शैली में इसका निर्माण करवाया। एक देखो, कुछ घर बनाने की कुछ शैली होती है ना, जैसे मंदिर निर्माण की शैली होती है, वैसे घर बनाने की शैली होती है, मस्जिद बनाने की शैली होती है, हर प्रकार के चीजों को बनाने की एक शैली होती है। तो इसने जब इसका निर्माण करवाया था तो किस शैली में करवाया था, कौन सी शैली थी। तो आप बोलेंगे जिस शैली में करवाया होती है रोमन शैली, रोमन तरीके से अपने जो शहर का स्थापना है उसकी तरीके से करवाया था। जैसे रोम में घर बनने होते हैं, जैसे रोम में शहर बने होते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे इसने घर बनवाए थे। तो कौन सी शैली थी भैया मेरे भाई, बोले भैया इन दोनों को है जो उसने रोमन शैली में स्थापित करवाया, रोमन शैली। ओके मेरे भाई, यहां तक बोल रहे भैया इसने जो है रोमन शैली में यहाँ का इसका निर्माण करवाया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो मुझे बता दो एक बार, नहीं है तो भैया स्क्रीनशॉट ले इसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं इससे आगे बढ़ने वाला हूं आपसे।
देखो दो चीज आप जान चुके हैं, क्या बात करेंगे मेरे भाई, आप सुनो, मैं आपको बताने वाला हूं क्या, दो चीज हम लोग जान चुके हैं इसके कार्यों के बारे में। पहला कार्य, नहरों का निर्माण सबसे पहले करवाया, किसके लिए करवाया, सिंचाई के लिए करवाया। दूसरा, तुगलकाबाद की स्थापना करवाई, प्लस 56 कोड की स्थापना करवाई। शैली कौन सी थी, बोलेंगे रोमन शैली थी। कौन सी शैली मेरे भाई, रोमन शैली। क्लियर, बोलेंगे यस। अब मैं बात करता हूं इसका तीसरा कार्य है, यहां पे जरा आप लिखना भैया इसका तीसरा कार्य। तीसरा कार्य इसने क्या करवाया था, तीसरा कार्य भी कुछ करवाया होगा, तो उसने तीसरा कार्य जो है भू लगान लगाया। भू लगान मतलब भूमि पर लगान। आप भूमि पर जो भी खेती करोगे उसका इतना परसेंट जो है किसको देना होगा, राजा को देना होगा, मतलब राष्ट्र कोष में देना होगा। कितना परसेंट, देखो सुनो, भू लगान लगाया इसने, क्या लगाया, भू लगान। भू लगान, लगान का मतलब क्या होता है, भूकर। भूकर, अच्छा भूमि पे जो कर लगता है, लगान, भूकर। तो भूकर जो कितना परसेंट परसेंट लगाया था, तो दो प्रकार के भूकर लगाए, एक तो लगाया 1/10 या फिर 1/12। कितना लगाया, 1/10 या 1/12, 1/10 या 1/12। तो आपको ज्यादातर प्रश्न में पूछा जाता है 1/10 वाला पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, 1/10 वाला लगाया था। ये क्या था, 1/10 क्या था, तो आप बोलेंगे ये 1/10 था, वो उपज का हिस्सा था। इतना किसानों को जो है राष्ट्र को इसमें देना होगा, क्या देना होगा, उपज का हिस्सा, उपज का हिस्सा। भूमि लगान 1/10 उपज का हिस्सा किसको देना होगा भैया, इसको देना होगा, किसको बताओ, बोलेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कौन थी उस समय, भैया गवर्नमेंट जो गयासुद्दीन तुगलक की गवर्नमेंट थी, शासक तो उसका ही था। बोलेंगे यस, मोदी जी नहीं थे उस समय, समझे, मोदी जी नहीं थे उस समय, ना ही योगी जी थे। क्लियर, ना मोदी जी थे ना योगी जी थे। चलो बात कर ली हम लोगों ने भैया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट हो गए भू लगान। अब मैं आपसे बात करूं भैया चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था इसके महत्वपूर्ण कार्यों में, तो बोलेंगे डाक व्यवस्था किसने स्थापना करी, डाक व्यवस्था। हाँ, जो अभी आप पोस्ट वगैरह देखते हो ना, जो आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो पोस्ट के माध्यम से आते हैं, वो व्यवस्था के प्रबंध किसने किया था भाई साहब, इसने किया था अपने यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के यहाँ पर। तो बोलेंगे डाक व्यवस्था का प्रबंधन, डाक व्यवस्था, व्यवस्था, डाक व्यवस्था इसके यहाँ की थी, डाक व्यवस्था जो है प्रबंधन किया, प्रबंधन बोले, प्रबंधन, प्रबंधन मतलब इसने इसको प्रबंधन किया और श्रेष्ठ ले गया, सबसे ऊपर ले गया, श्रेष्ठ थी, सबसे अच्छी थी इसके यहाँ पर, क्या थी, यहाँ पे जो है डाक प्रबंधन जो है श्रेष्ठ थी। ओके, डाक व्यवस्था प्रबंधन श्रेष्ठ थी, अच्छी थी। कितने वहां तक बोलेंगे, यस भैया, नो डाउट। 4 पॉइंट मैंने आपको भी बताए, 4 पॉइंट मुझे उंगली पे याद होने चाहिए। आपसे मैं जब भी पूछूं 4 पॉइंट आप मुझे उंगली पे बता सकते हैं। पहला पॉइंट आप मुझे बता सकते हैं क्या, बोलेंगे भैया हाँ, नहरों का निर्माण करवाया। दूसरा पॉइंट मैं आपसे पूछूं, बोलेंगे भैया तुगलकाबाद शहर प्लस 56 कोट का निर्माण करवाया, किस शैली में, बोलेंगे भैया रोमन शैली में। फिर मैं बात करूं भैया तीसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका, तीसरा पॉइंट भैया भू लगान लगाया इसने, 1/10, 1/12। आपको 1/10 याद रखना है। और क्या होगा, ये किस पे लगता था, बोलेंगे उपज के हिस्से पर, 1/10। चौथा पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, तो चौथा पॉइंट आप मुझे बता सकते हो क्या, बोलेंगे हाँ जी, चौथा पॉइंट में हम बता सकते हैं, जो कि है डाक व्यवस्था। क्या थी इसकी, डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी, सबसे अच्छी डाक व्यवस्था इसकी थी। तो बोलेंगे हाँ जी भैया, इतने पॉइंट मुझे याद हो गए, जो 3 पॉइंट जो इसके कार्य है वो इंपॉर्टेंट होने वाले। और सबसे जो इंपॉर्टेंट में होने वाला वो होगा नहर व्यवस्था। ये वाला जो पॉइंट है वो नहर व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप लोग याद रख लेना। तुगलकाबाद की स्थापना, इसको याद रख लेना। इंपॉर्टेंट में जो मैंने बता दिया वो ये है। ओके, इंपॉर्टेंट में जो है वो ये है। अब भाई साहब इसके जो कार्य है वो इतने ही थे, ज्यादा कुछ कार्य इसके बच्चे नहीं थे। शासनकाल कम था तो कार्य भी कम ही कर पाएगा। मैं आपसे बात करूं भैया इसकी मौत, तो मौत तो भैया जब इसका समय काल खत्म हो तो मौत भी उसी समय पे होगी। तो इसकी मौत कब हुई मेरे भाई, तो आप बोलेंगे इसकी मौत जो हुई 1325 में। कब ये निपट गया, तो आप बोलेंगे 1325 में निपट गया था। ओके, तो आप कहेंगे भैया मौत, ओके, मौत कहे या मृत्यु कहे, चलो मृत्यु कहते हैं ना, मृत्यु। तो मृत्यु भाई इसकी होती है 1325 में। कहा होती मेरे भाई 1325 में मृत्यु।
अब प्रश्न मेरा ये बनता है कि भैया मृत्यु ऐसे कैसे हुई इसकी मृत्यु? आप कहोगे भैया जाहिर सी बात है, नॉर्मल मरा होगा, नॉर्मल मृत्यु होती है लोगों की। क्या किसी को गोली मार के मृत्यु नहीं होती? गोली तो अभी चलती है। किसी को तलवार से काट के मृत्यु नहीं होती? क्या किसी को चाकू चाकू भागकर मृत्यु नहीं करी जाती? तो इसकी मौत कैसे हुई? प्रश्न मेरा आपसे यह कि इसकी मौत कैसे हुई? तो आप कहोगे भैया इसकी जो मौत हुई वो लकड़ी के महल में दबकर हुई। कौन सा महल? बोलो। लकड़ी का महल। लकड़ी के महल में दबकर इसकी मौत हो गई। बोले हाँ जी भैया, इसका लकड़ी के महल में दब के मौत हो गई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था मैंने, बताओ। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी मौत कैसे हुई थी? बोले भैया घोड़े से गिरकर हुई थी। चौगास खेलते समय जब घोड़े से गिरा, उसकी जो गर्दन थी वो टूटी और गर्दन टूटने के कारण उसकी मौत हो गई थी। उस समय वो कर क्या रहा था? घोड़े से चौगास खेल रहा था। तो सोचो, इन जो शासक हैं जो दिल्ली सल्तनत में, या बोले बहुत सारे शासक हमने ऐसे देखे जिनकी मौत कुछ अजीबोगरीब तरीके से हुई है। कैसे हुई है? अजीबोगरीब तरीके से हुई है। किसी की मौत तो भैया घोड़े से गिरकर हो गई, किसी की मौत लकड़ी के महल में दबकर हो गई, किसी की मौत दस्त लगने से हो गई। दस्त, हाँ मैं बताऊंगा, एक शासक है जिसकी दस्त लगने से मौत हुई थी। कौन था मैं वो भी बताऊंगा, है ना? तो बोलेंगे मृत्यु कब हुई? 1325 में हुई। कहां पर हुई थी? बोले भैया लकड़ी के महल में हुई थी। के महल में। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न यह है कि ये लकड़ी का महल किसने बनवाया था? लकड़ी का महल जो है किसने बनवाया था? बोलेंगे एक बार मुझे बता सकता है कोई भैया ये लकड़ी का महल किसने निर्माण करवाने की शुरुआत करी? तो आप बोलेंगे भैया इसका ही बेटा था। क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। किया था, जिसे हम जूना खान के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम जूना खान के नाम से भी जानते हैं। क्या था? इसका ही बेटा था। इसका ही बेटा था। इसने निर्माण करवाया था। निर्माण बोलेंगे लकड़ी का महल निर्माण। निर्माण किसने करवाया था? एमबीटी ने। एमबीटी ने इसका निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे मेरे भाई एमबीटी हम लोग इसको कहते हैं। क्लियर यहां तक? बोलेंगे यस भैया एमबीटी हम लोग इसको कहते हैं, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो बोलेंगे यस, नो डाउट। अब यहां तक तो इसकी बातें क्लियर हो चुकी है। यहां तक क्या है, इसकी बातें क्लियर हो चुकी है। बेटे के बारे में थोड़ा जान ले, फिर बेटे को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जिसके बारे में बात कर रहा था भैया, उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी, सांकेतिक मुद्रा चलाई, है ना, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो लोगों के लिए खतरनाक हुए। वो स्वप्नशीली था। स्वप्नशीली मतलब सपनों में ज्यादा रहता था, सोचता था कि मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं अपनी प्रजा के लिए। पर वो करना तो अच्छा चाहता था, होता क्या था? गलत। होता क्या था? गलत होता। ओके। तो कल मृत्यु इसकी 1325 में लकड़ी के महल से दबकर। किसने बनवाया तकलीफ? बोलेंगे इसका ही पुत्र जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। बेटे के बारे में थोड़ा जान लीजिए भैया। बेटा, बेटा, हाँ जी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग भाई साहब शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमबीटी कहते हैं। मैं बात करूं भैया इसका जो बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक, वो 1323 में, 1323 में क्या होता? 1323 में एक जगह जाता है तेलंगाना। कहा जाता है भैया? 1323 में एक जगह जाता है जहां है तेलंगाना। तेलंगाना जो वर्तमान में 2014 में उसका स्थानांतरित हुआ। 2014 में तेलंगाना बनाया गया, आप सब जानते हैं ना। तो क्या होता है कि ये जाता है तेलंगाना, किसके लिए? अभियान के लिए। किसके लिए गया? तेलंगाना अभियान के लिए। आप लिखेंगे भैया 1323 में, 1323 में तेलंगाना अभियान के लिए गया। अभियान, तेलंगाना अभियान पर गया। हो गया। तेलंगाना अभियान पर भी गया तो कहां पर गया? पर गया। तेलंगाना भैया कहां पड़ता है? आप बोलोगे सुल्तानपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? आप बोलोगे भैया सुल्तानपुर। सुल्तानपुर बोलेंगे। पुर में। कहा गया? सुल्तानपुर में गया तेलंगाना अभियान के लिए। इतनी बातें क्लियर रखेंगे आप लोग, अपने दिमाग में फिट रखेंगे? बोले यस भैया फिट रखेंगे। अब यहां से मेरा एक प्रश्न और बनता है कि कोई निजामुद्दीन औलिया के बारे में मुझे कुछ बता सकता है? एनीवन, क्या कोई मुझे निजामुद्दीन औलिया के बारे में बता सकता है?
हाँ जी भैया, वही निजामुद्दीन औलिया जो एक तरफ तो पिता के शिष्य, पिता का दुश्मन और पुत्र के गुरु। क्या थे? पिता के दुश्मन, पुत्र के गुरु। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक अपना दुश्मन मानता था और मोहम्मद बिन तुगलक अपना गुरु मानता था। दोनों बाप बेटे में इस कारण से भी विवाद रहते थे। क्लियर बोलेंगे? यस भैया क्लियर बोलेंगे, नो डाउट। दोनों बाप बेटा में इसी कारण से विवाद रहा करते थे। मैं इसको मिटाऊं, फिर मैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात करता हूं। चलिए मिटाओ इसको। आई होप स्क्रीन शॉट तो ले लिया होगा, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पुश करके फिर ले लेना आराम से। इसलिए मैं साइड में थोड़ी थोड़ी देर के लिए अलग होता रहता हूँ कि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और सबसे अच्छा काम करें स्क्रीनशॉट लेने का। फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे इसके बेटे के बारे में। बेटा, बेटा कौन है? बेटा, बेटा कौन बोलेंगे भैया? मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। कमेंट जब किया करो जब फ्री हो, हर समय कमेंट मत किया करो, समझे? चलेंगे आगे बढ़ेंगे। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एक व्यक्ति हुए, एक धर्मगुरु हुए हैं जिनका नाम है, एक लेखक हुए हैं, एक धर्मगुरु हुए हैं जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। क्या है मेरे भाई? निजामुद्दीन औलिया। तो लिखना जरा निजामुद्दीन औलिया के बारे में। निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है मेरे भाई? आप बोलोगे निजामुद्दीन औलिया। औलिया। इन व्यक्ति के बारे में हम लोग एक दो बातें करने वाले। सबसे पहले इस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अपनी। पुस्तक का नाम मुझे कोई बच्चा बता सकता है? पुस्तक का नाम कोई मुझे बच्चा बता सकता है? चलो कोई बात नहीं, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले एक चीज और जान लो इसके कुछ कार्यों के बारे में। जैसे इन्होंने कुछ शब्द कहे हैं, तो सबसे पहले कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे। पहले इसके बात करते कि भैया ये क्या क्या था। तो ये जो है एक व्यक्ति निजामुद्दीन औलिया, ये जो है एक के तो गुरु और एक के दुश्मन। गुरु किसके? गुरु तो बेटे के, दुश्मन किसके? पिता के। तुगलक वंश के अंदर लिखो जरा, मोहम्मद बिन तुगलक MB2 के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया MB2 के गुरु थे। यहां पे तो क्या थे? यहां पे बोलेंगे भैया GST के क्या थे? GST के क्या थे? दुश्मन थे। GST ने दुश्मन मानता था। क्या मानता था? GST ने जो है दुश्मन मानता था। अब क्या होता है, GST जो है इसको किसको? निजामुद्दीन औलिया जी को एक क्या कहता है? एक धमकी देता है। क्या धमकी देता है? कि तुम दिल्ली आओ, मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। तो जब दिल्ली आने की बात कही जाती है कि तुम दिल्ली आओ मैं तुम्हें साफ कर दूंगा, उस समय निजामुद्दीन औलिया इसके बेटे के साथ तेलंगाना में थे, अभियान के लिए गया होता ना बेटा 1323 में, है ना? तो उस समय ये अभियान पे थे। तो इन्होंने कहा तुम दिल्ली आओ तब तुम्हें मैं बताता हूं, लुढ़का दूंगा तुम्हें। अच्छा जी, ये शब्द निकले। हाँ जी। अब बात क्या बनी? अब जब निजामुद्दीन औलिया वहां थे तो उन्होंने एक संदेश लिखा, उन्होंने कुछ बातें कही। बातें क्या कही? कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ। क्या कहा? हुनूज दिल्ली दूरस्थ। हुनूज दिल्ली दूर नहीं है। बोला कि दिल्ली दूर नहीं है, मैं आ सकता हूं, दिल्ली दूर नहीं है। क्या कहा? लिखो, हुनूज हुनूज दिल्ली दिल्ली दूरस्थ। हुनूज दिल्ली दूरस्थ ने कहा। क्या कहा निजामुद्दीन औलिया ने? हुनूज दिल्ली दूरस्थ। क्यों कहा? क्यों था? धमकी मिलने के कारण धमकी दी थी। किसने धमकी दी थी भैया? निजामुद्दीन औलिया ने। कि भैया आओ, सॉरी निजामुद्दीन औलिया की बात कर रहा हूं, धमकी दी थी गयासुद्दीन तुगलक ने कि भैया आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, आओ दिल्ली। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हाँ, हुनूज दिल्ली दूरस्थ नहीं है, मतलब दिल्ली दूर नहीं है, हजूर दिल्ली दूर नहीं है। तो ऐसे शब्द किसने कहे? निजामुद्दीन औलिया ने कहे। क्लियर बोलेंगे? यस भैया, नो डाउट क्लियर। तो ये तो थी भैया मेरी बात तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। क्या थी? तुगलक वंश का शासक जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक।
आप सब जान गए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में? बोलेंगे एक बार हाँ जी भैया। तो यहां तक जो है गयासुद्दीन तुगलक को हम लोग कवर करते हैं, और आज जो है बात हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इस वीडियो के अंदर कर ली हमने। स्थापना कर ली, 4 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जान लिया कि भैया 4 महत्वपूर्ण कार्य क्या थे। जैसे पहला कार्य आप मुझे बता सकते हैं क्या? मैं पूछता हूं आपसे आखिरी में हम लोग। तो शुरुआत करें एक बार शुरू से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में जो है गयासुद्दीन तुगलक और बोले तो तुगलक वंश। तो आप कहेंगे तुगलक वंश जो है सबसे अधिक शासन करने वाला वंश रहा है, सबसे अधिक तक इसका शासनकाल रहा है। कितने वर्षों का शासनकाल है? तो बोलेंगे भैया 94 ईयर्स का इसका शासनकाल है। 94 वर्ष का जो है इसका शासनकाल है। कब से कब तक का शासनकाल जोड़ा जाता है? तो आप कहेंगे 1320 से लेकर 1414। कई कई किताबों में आपको 1320 से लेकर 1412 तक देखने को मिलता है, पर आपको 1414 लेकर चलना होगा। पेपरों में जो है 1414 आपके लिए रखा मिलेगा। जब 1414 आपको रखा मिले तो टिक भी उस पर ही मारना होगा। अब प्रश्न नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, या याद आपको करवा रहा हूं वो चीजें 2। इसका समयकाल, गयासुद्दीन तुगलक का समयकाल बोलेंगे 1320 से 1325। क्लियर? ओके। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं कि भैया तो मैंने 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई कि इसने क्या कार्य किए। 4 कार्य किए थे ना? बोलेंगे हाँ। तो पहला कार्य मुझे बता सकते हो क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया, सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था मतलब नहरों का निर्माण करवाया। प्रथम सबसे पहले ये शासक है जिसने निर्माण करवाया किसका? नहरों का। ओके। दूसरा प्रश्न, इसने क्या स्थापित करवाया? तो आप बोलेंगे इसने जो है तुगलकाबाद शहर की स्थापना करवाई, प्लस 56 कोट दुर्ग की स्थापना करवाई। किस शैली में करवाई? बोलेंगे तो बोलेंगे रोमन शैली में इसने स्थापित करवाया। ओके। तीसरा पॉइंट बताना कि क्या किया था इसने? भू लगान लगाया। तो भू लगान जो है वो कितना % लगाया था? क्या उसका वेटेज था? बोलेंगे और किस पे लगाया था? बोलेंगे 1/10 जो है वो उपज की खेती पर लगाया था। उपज पर लगाया था। उपज का हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को देना होगा, 1/10। क्लियर? बोलेंगे यस। अच्छा, अब जो चौथा प्रश्न है वो आप मुझे बताओ। चौथा प्रश्न जो है वो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। चौथा प्रश्न जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चौथा पॉइंट क्या था? 4th पॉइंट क्या था? बताओ बताओ, 4th पॉइंट क्या था? दौलताबाद देख चुके हैं? दौलताबाद बोलेंगे दौलताबाद क्या इसने स्थापित किया था? बोलेंगे नहीं, इसने तो तुगलकाबाद स्थापित किया था। कहां पे था तुगलकाबाद? बोलेंगे नहीं पता भैया। दिल्ली के अंदर। कहां है? दिल्ली के अंदर। चलो ओके, क्लियर? यहां तक बात हम लोग कर ली। फिर उसके गुरु के बारे में बात करी। एक का दुश्मन, एक का गुरु। पिता का दुश्मन, पुत्र का गुरु। कौन हुए? निजामुद्दीन औलिया हुए हैं। ओके, निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने क्या शब्द कहे थे? जिन्होंने कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। तो क्लियर यहां तक? बोलेंगे भैया एक बार सही बच्चे मुझे बताएंगे कि यहां तक क्लियर है? बोलेंगे यस भैया क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो इसको एक बार अच्छे से कर लिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। और जो बच्चे लास्ट तक आए हैं उनके लिए शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है आप यहाँ तक रहे हो और अपनी कामयाबी की ओर आप एक कदम बढ़ा चुके हैं। चलिए, मिलते सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।